आई होप आपने मॉक लगाना बंद कर दिया होगा और यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ढंग से एनालाइज कर रहे होंगे अलॉन्ग विद द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन जिसके आप तैयारी कर रहे हो उनके पेपर को तो आप लगाते ही लगाते हो। तो क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी अदर एग्जामिनेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट लाइक सीडीएस सीएपीएफ जीयू साइंटिस्ट, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी प्रैक्टिस करेंगे यूपीएससी की सीएससी प्री के साथ ताकि आपका माइंडसेट बन सके। एग्जामिनेशन में याद रखिए, मैं हमेशा से बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जामिनर का माइंडसेट शो करते हैं। तो नॉलेज के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, वो है राइट माइंडसेट। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और अगर आप मेरी बातें समझते हैं और जनवरी से अगर आप प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज देख रहे हैं तो आई होप अभी तक आपकी प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज ने बहुत मदद की होगी इस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए। आइए इस एंड गेम स्ट्रेटजी में, जहां पर मैं यूपीएससी की अदर एग्जामिनेशन जो होते हैं अलॉन्ग विद द सीएससी प्री, उनके क्वेश्चंस को पिकअप करके सब्जेक्ट वाइज आपके रिवीजन की प्रैक्टिस करा रहा हूं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज भी पता चल रहे हैं जहां पर यूपीएससी फोकस करता है। सो दिस स्ट्रेटजी इज वे बेटर देन कि आप मॉक सॉल्व करते रहें, एंडलेस मॉक्स हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपके बेहतर माइंडसेट को बनाने में मदद कर सकती है। तो एंड गेम स्ट्रेटजी में ये स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं जहां पर हम यूपीएससी के ही द्वारा जो फ्रेम की हुई क्वेश्चन है उनको करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है और यूपीएससी के ट्रैप्स हमें समझ में आते हैं। तो मैंने पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इनकी वीडियो बना दी है, अगर नहीं देखा आपने अभी तक तो देख लीजिएगा। आज हम साइंस एंड टेक को भी कवर कर लेंगे इसी स्ट्रेटजी में। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी बेहतर लग रही है और आपके फीडबैक की वजह से ही ये मैं काम आपके लिए कर पा रहा हूँ। तो सीडीएस सीएपीएफ सीएससी एंड जियो साइंटिस्ट बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इनको करते हैं, इनसे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा एग्जामिनेशन में। नॉलेज माइंडसेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, आपके ऊपर अपना फेथ कि मैंने जो पढ़ रखा है, मैंने जो चीजें कर रखी हैं, ये पर्याप्त हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि समंदर में इन्फॉर्मेशन कितनी ढेर सारी भी डाली जा सकती है, पर जो इन्फॉर्मेशन काम की है, जो आपके पास नॉलेज है, आप समझ के चलो, मान के चलो, अपने आप को बोल के चलो कि ये कॉन्फिडेंस मुझे देगा एग्जामिनेशन में और इस बार का प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाई जरूर करूंगा और मेंस भी निकालूंगा, इंटरव्यू भी निकालूंगा और इस बार अपने लिए और अपने देश के लिए रैंक जरूर लेके आऊंगा। आइए मेजर कॉन्सेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। और लास्ट में मुझे आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक मुझे आपसे अपॉलॉजी भी लेनी है, तो अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम इज करेक्ट। तो नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में पूछ रहा है, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में, और 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये सीएपीएफ 24 का लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया। द इनिशिएशन ऑफ द नेबुलर हाइपोथेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफ्यूज रफली स्फेरिकल स्लोली रोटेटिंग एक्सपैंडिंग नेबुला. As a result of the rotation and expansion, a disk is formed with the matter concentrated in the center. Expansion continues with the formation of the protosun and the rings of material are left behind, and the material in the rings get condensed and form the planet that revolves in the orbit around the sun. ये नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या इसका आंसर डी है? इसका आंसर डी है, ये लास्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप एक काम कीजिएगा, अपनी कॉपी में, बार बार कमेंट में आंसर नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कॉपी में हर एक सवाल का आंसर लिखिएगा, लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आउट ऑफ टोटल जितने भी क्वेश्चन हो आपके कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है और कौन से क्वेश्चन आपने लीव किए हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सा अपनी एनालिसिस खुद भी कर लोगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएंगे जो इस बार यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसके बारे में सीएपीएफ 2024 में सवाल भी पूछा और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है। Sonic boom is produced when a source of sound travels at the speed of. Sonic boom कब प्रोड्यूस होता है? ये CDS 223 में पूछा गया था। Greater than the speed of sound, greater than the speed of light, lesser than the speed of sound, equal to the speed of sound. तो आंसर तो साउंड होगा क्योंकि सोनिक है, और बूम है, इसका मतलब क्या होगा? ये ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। Let's move to the next question of the CDS 1 2024 examination. Which of the following correctly describe the principle of working an atomic clock? अटोमिक क्लॉक का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कौन सा डिफाइन करता है? वाइब्रेशन ऑफ अ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल। देखिए जब भी सवाल दिखाऊं आप पॉज कर लेना, आपके हाथ में कंट्रोल है, और आंसर दे लेना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनना ताकि बेहतर रहे। वाइब्रेशन ऑफ अ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एटम्स इनसाइड द क्रिस्टल, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द केसियम और रुबिडियम डियम एटम, एंड एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर है सी। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज? वैक्सीनेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? CDS 124 में ये पूछा गया सवाल है। इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी, इट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इन्फेक्शन,
एंड इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स द बॉडी। तो वैक्सीनेशन का काम क्या होता है, वैक्सीन खुद में एक बैक्टीरिया वायरस जो भी आप कह सकते हैं इन्फेक्शन है जो आपकी बॉडी में जाता है और उसके बाद आपकी बॉडी प्राइमरी रिएक्शन देती है। प्राइमरी रिएक्शन थोड़ा सा कम होता है, सेकेंडरी रिएक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए आपकी बॉडी को यूज टू करवाने के लिए यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है बी सेल एंड टी सेल के ऊपर। उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि ये जो बी सेल टी सेल है ये एक बार इन्फेक्शन को समझ लेते हैं, डिसीज को समझ लेते हैं, उसके बाद जब ये डिसीज दोबारा अटैक करती है तो बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इट प्रोड्यूस द एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये कोई ब्लॉक नहीं करता एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज, बॉडी में आ सकता है लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स होगा, इसकी वैक्सीनेशन इसको इंश्योर करता है। इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स द बॉडी। ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन खुद एक इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी वैक्सीनेशन जब हम देते हैं तो हम डिसीज को ही एक स्मॉल अमाउंट में किल करके इनएक्टिवेट करके ऐसे देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2 ओनली, CDS 124 में पूछा है। तो जो सवालों के एक्सप्लेनेशन बनते हैं वहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जहाँ पर एकदम स्ट्रेट जवाब देने होंगे मैं वहाँ पर जवाब भी आपको दे दूंगा ताकि आपका रिकॉल हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। एक्सरे किस लिए यूज़ करते हैं, इंस्पेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स बिटवीन द 2 मेटल्स पार्ट ऑफ अ मशीन, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। किसके लिए आप एक्सरे को यूज़ कर सकते हैं, एक्सरे को आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2, ये दोनों ही काम के लिए आप एक्सरे को यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल। ये CDS 125 के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पूछा गया कि फायरवॉल का काम क्या है, preventing the unauthorized access to computer via the internet, installation of a software that can harm the computer, recording everything that is done on the computer, running checks to prevent the virus attacks। क्या होगा इसका आंसर, फायरवॉल किस लगाते हैं, preventing unauthorized access to computer via the इंटरनेट। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वेब को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फायरवॉल लगाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, यस। Why does a rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope? अगर इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम लगे, ये क्वालिटी कम इसीलिए है क्योंकि ये जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया गया है उसकी खुद की क्वालिटी भी बहुत कम थी। तो why does a rough endoplasmic reticulum looks rough under the microscope? ये बायोलॉजी का सवाल है और सिंपल सेल्स के ऊपर सवाल यूपीएससी पूछता रहता है। यूपीएससी ने कई बार सेल्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप जानते हो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, एड्स HIV के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने ऑलरेडी ये सवाल पूछ रखे हैं, इसलिए इन सवालों को जानना, बेसिक बायोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसका आंसर यही है क्योंकि राइबोसोम सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से ये रफ कहते हैं। तो एक स्मूथ भी होता है, स्मूथ का मतलब क्या है वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, थोड़ा सा रिकॉल भी कीजिए। जियो साइंटिस्ट 25 के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। अडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म कैसे करता है उनके बारे में कौन सा करेक्ट है। मैमल जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में उनके पास शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स होते हैं। इन द पोलर सी टेंड्स टू हैव अ थिनर लेयर्स ऑफ अ फैट बिलो द स्किन। प्लांट्स in desert tends to have a broader and elaborate leaves and in higher altitudes the production of the RBC in the human body decreases। अगर आप सही से देखेंगे तो जो पोलर सी होगा, अगर ठंडा एरिया होगा, सील्स होंगी, तो फैट की लेयर मोटी होनी चाहिए, थिनर नहीं थिकर होनी चाहिए। मोटी होगी तो ठंड से बच पाएंगे, तो ये भी गलत है। अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो जितना ज़्यादा एलेबरेट लीव्स होंगी, ब्रॉडर लीव्स होंगी, उसकी वजह से उनका सरफेस ज़्यादा होगा, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, तो जो इवेपोरेशन या आप जिसको क्या बोलते हैं, लीव्स से जो मॉइस्चर अगर खत्म हो जाए, वाटर का लॉस होता जाए, उसे आप क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, उस टर्म को क्या बोलते हैं वो बताइएगा। अगर वो प्रोसेस होगी जिसकी वजह से लीव्स जो है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की कमी है, डेजर्ट एरिया है, तो वाटर का इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि लीव्स कैसी होंगी, थॉर्नी लीव्स होंगी, थॉर्नी लीव्स होनी चाहिए या वैक्सी लीव्स होनी चाहिए, वैक्स भरा होना चाहिए, ऐसी मोटी वैक्सी लीव होनी चाहिए ताकि वहाँ पर लॉस ना हो पाए वाटर का। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत है, थर्ड भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए कि मैमल जो होते हैं उनके पास शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में, ताकि हीट का ज़्यादा हीट डिसिपेट ना हो पाए, हीट निकल ना पाए, हीट अपनी बॉडी में रहे ताकि विंटर से हम फाइट कर पाएँ या विंटर के लिए अडेप्ट हो पाएँ। ये जियो साइंटिस्ट 25 का लेटेस्ट सवाल था। Which among the following stages of the cell cycle is correctly matched in its characteristics? इंटरफेज, मिटोटिक एंड मिटोटिक, इसके बारे में पूछा है। इसका आंसर क्या होगा, इंटरफेज इसका आंसर है, यही करेक्टली मैच है। ग्रोथ ऑफ अ सेल एंड रेप्लिकेशन ऑफ अ DNA, इसको हम इंटरफेज बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा मिटोटिक फेज किसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये भी बताइएगा। जियो साइंटिस्ट 25 के लेटेस्ट पेपर में ये पूछा भी है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बहुत पुराना सवाल है, यूपीएससी प्री 2005 का लगा के लेके आया हूँ क्योंकि इस बार स्पेस टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एट एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द 10,000 किलोमीटर। कितना है, हम सबको पता है कि 35,886 किलोमीटर है, 786 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। FM transmission of music is very good quality because the atmospheric or man-made noises which are generally frequency variations can do a little harm। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 ओनली। साथ में यहाँ पे नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा था 2015 में, जहाँ से पूछा था कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताइए। इट इज अ कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। NFC is designed for use by the devices which can be at a distance of even a meter from each other, and NFC can use encryption when sending the sensitive information। ये 1 मीटर जो लिखा है ये इंफॉर्मेशन गलत लिखी है, बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है, 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब सेकंड गलत है। और सेकंड जैसे आप हटाएंगे 3 and 1 and 3 में, पहला तो एकदम सही है, कॉन्टेक्ट लेस होता है, कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़ता, कॉन्टेक्ट लेस कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स के थ्रू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 and 3। क्या आपने भी यही जवाब दिया? जवाब दे रहे हो ना अपने साथ, नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए ये आपकी ही प्रैक्टिस करवा रहा। यहाँ पर फ्यूल सेल के बारे में पूछा है। विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल तो फ्यूल सेल इमिट हीट एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। यूपीएससी ने भी सवाल पूछा था, यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करेंगे तो लास्ट में बाई प्रोडक्ट क्या बचता है, और इसका आंसर क्या था, वाटर वेपर। अगर आपको याद हो, यहीं से सवाल निकल के आते हैं। ये यूपीएससी सीएससी 2015 का सवाल है, इसी सवाल को रीडिजाइन करके ऐसा सवाल पूछा था। आई थिंक 24 के पेपर में या 23 के पेपर में पूछा था, आई थिंक 24 के पेपर में ही पूछा था, यूपीएससी प्री 2024 में ही पूछा था, आप एक बार चेक भी कर लेना। तो प्योर हाइड्रोजन को यूज करेंगे एज अ फ्यूल तो जाहिर सी बात है हीट एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आएगा। फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग द बिल्डिंग्स बट नॉट फॉर द स्मॉल डिवाइसेस लाइक द लैपटॉप कंप्यूटर्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, जैसा चलाना चाहो वैसा आप चला सकते हो, बस एनर्जी कितनी स्टोर है उस पर डिपेंड करता है, कितना आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। तो वह एनर्जी में वेरिएशन लाकर आप स्मॉल डिवाइसेस को, लार्ज डिवाइसेस को, जैसी डिवाइसेस चाहिए उन डिवाइसेस को आप पावर कर सकते हैं। तो सेकंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा है, गलत लिखा है। एंड थर्ड, फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। नहीं, फ्यूल सेल जो होते हैं वो डीसी प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा A, 1 ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर यूपीएससी ने सीएससी प्री 2023 में सवाल पूछा अबाउट द यूरेनियम कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग द यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड यूरेनियम इंडस्ट टू एन एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 10% अगर आप इंडस्ट कर दो यूरेनियम को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। 60% तो बहुत ज़्यादा लिख दिया, और एटलीस्ट 60%, तो ये डेटा यहाँ पर गलत लिखा है। यानी अगर जैसे ही स्टेटमेंट गलत होगा वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा कि सेकंड इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट। तो हमारे पास ये यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं, पर हम अभी भी कोल पर बहुत डिपेंड करते हैं, एंड हम कोल का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो थर्मल पावर प्लांट से एंड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन आज भी हम कर रहे हैं। तो पहला एकदम सही है, दूसरा डेटा की वजह से गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल। इस बार डिफेंस टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस टेक्नोलॉजी छोड़कर मत जाइएगा। चाहे प्रेसिडेंशियल एड्रेस हो, इंडिया बुक हो, यूपीएससी का या गवर्नमेंट का एक थीम रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, जहाँ पर बहुत फोकस रहा है। और इस बार यूपीएससी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस करके आपसे सवाल भी पूछेगा। यूपीएससी प्री 2023 में पूछा था कि बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, व्हाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ द फ्लाइट। ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो जेट प्रोपेल्ड होती हैं, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो रॉकेट पावर्ड होती हैं। तो आई थिंक ये गलत लिखा है, ये रिवर्स करके लिख दिया, आई थिंक नहीं, मतलब लिख दिया। एंड अग्नि 5 जो है इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये गलत लिखा है। अग्नि 5 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ब्रह्मोस है वो हमारी क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है इंटरचेंज करके लिखे हुए हैं, ये इसका ऐसे करके स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2। यूपीएससी प्री 2024 में सवाल पूछा कि कौन से कंसिडर किए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेक यूनिट्स, किनको आप कंसिडर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। आप सभी को कंसिडर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑल 4। यूपीएससी ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द डॉर्फ स्टार्स
एंड कंपेयर टू डॉर्फ स्टार, जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर कोई स्टार है उसके अंदर जो फ्यूल है, अगर उसको फ्यूल जल्दी तेजी से बर्न करेगा तो उसकी लाइफ कम होगी, शॉर्ट होगी। सिंपल बात है, अगर कोई भी स्टार है उसके अंदर फ्यूल अगर बहुत तेजी से बर्न करेगा तो कम जिएगा तो जल्दी मरेगा तो उसकी जो ड्यूरेशन होगी शॉर्ट होगी। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहां लिखा है जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द डॉर्फ स्टार, और दूसरे में लिखा है कंपेयर टू डॉर्फ स्टार जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर ग्रेटर रेट है न्यूक्लियर रिएक्शन का तो फिर ये ज्यादा जिंदा कैसे रह रहा है, मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा इनमें से, और इसके लिए पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डॉर्फ स्टार जो होते हैं वो ज्यादा जिंदा रहते हैं, जायंट स्टार नहीं ज्यादा जिंदा रहते हैं, शॉर्टर टाइम होता है क्योंकि ये जल्दी इनका जो रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो ज्यादा होता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, कि पहला गलत है, दूसरा एकदम करेक्ट है। यहां तक समझ में आ रहा है? ये सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं? CAPF 24 में पूछा कि मिशन शक्ति DRDO ने जो लॉन्च किया है, इज द नेम गिवन बाय द इंडिया टू फॉर व्हाट? इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। ये क्या है? हमारी मिशन शक्ति क्या है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जहां से हम रॉकेट से सैटेलाइट्स को हिट करते हैं। देखिए ये CAPF 24 में पूछा और UPSC CDS 224 में भी सवाल पूछ चुका था कि मिशन शक्ति DRDO ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? लॉन्च ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट यूजिंग अ सिंगल रॉकेट, लॉन्च ऑफ हैवी सैटेलाइट्स, यूज ऑफ हाई पावर रॉकेट्स इन लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। इट्स अ एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, और इसका आंसर है डी। CAPF 24 में सवाल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स? तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये दोनों के बारे में पढ़िएगा, ये बेसिक बायोलॉजी है, इनके बारे में पढ़ेंगे तो UPSC सवाल पूछ सकता है। UPSC ने प्लांट सेल, एनिमल सेल के ऊपर भी सवाल बेसिक सा पूछा है, तो ऐसे सवाल के लिए तैयार हैं क्योंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं। CAPF 24 में पूछा था प्रोकैरियोटिक्स के ऊपर, एंड CAPF 23 में पूछा था यूकैरियोटिक्स के ऊपर। तो सवाल पूछता है कौन सा फाउंड नहीं होता प्रोकैरियोटिक्स में? तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, बाकी चीजें होती हैं, न्यूक्लियर एनवेलप आपको फाउंड नहीं किया जाएगा। प्रो मतलब पुराना, ये पहले वाला है, यू मतलब थोड़ा सा नया जो अभी है, तो आप ऐसे भी उसको याद कर सकते हैं। वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, ऐसे बिना न्यूक्लियर एनवेलप के न्यूक्लियस था। Which organelles other than the nucleus in eukaryotic cells have its own DNA, ribosomes and protein? किसके पास होगा? गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियोसोम्स। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आपने पढ़ा भी है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 3 पेरेंट बेबी, जिसके ऊपर UPSC ने कई बार सवाल भी पूछ लिया है, 2 बार सवाल पूछ चुका है UPSC 3 पेरेंट बेबी के ऊपर भी। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT बोलते हैं उसको। यस, CAPF 24 में सवाल पूछा बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज प्रमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी टू मार्केट? क्या एसेंशियल है ताकि टेक्नोलॉजी को मार्केट कर पाए, मार्केट तक ले पाए? यस, टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी टू मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन। क्या इसका आंसर होगा? ये तीनों ही बड़े जनरल हैं, बड़े ब्रॉड हैं। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। इसका आंसर होगा तीनों। Which among the following biotechnologies is applied to manufacture pharmaceutical products such as insulin, antibiotics and vaccine? क्या बोलते हैं उसको? हम उसको रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बाकी व्हाइट क्या होती है, ग्रीन क्या होती है, ब्लू क्या होती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा ताकि आपका रिकॉल भी हो जाएगा और बाकियों को पता भी चल जाएगा जिनको पता नहीं होगा। तो व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू किसे कहते हैं? रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है मैन्युफैक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। तो मुझे व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू भी बताइएगा, CAPF 24 में पूछा। Which of the following heat transfer mechanism does not require a medium? मीडियम नहीं चाहिए। कंडक्शन को मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन को मीडियम चाहिए, कोलिजन को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रेडिएशन को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसका आंसर क्या है? रेडिएशन। Which among the following has largest energy per photon? एनर्जी ज्यादा होने के लिए एनर्जी का होता है h न्यू। h न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इक्वल टू h न्यू, फ्रीक्वेंसी। h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, और इसको हम hc/लैम्डा भी लिख सकते हैं। टेक्निकल मत जाइए, लैम्डा इज अ वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसके पास एनर्जी कम होती है, जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो आपने पढ़ रखा होगा यस, गामा रेज कैसे होते हैं? तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, ऐसे करके आपने पूरा पढ़ा होगा, उस स्पेक्ट्रम को पढ़ा होगा। तो एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एक्सरे के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। इसका आंसर होगा ए। निसार सैटेलाइट इज मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बाय द इसरो एंड व्हाट? तो निसार इज नासा एंड इसरो। तो नासा भी है और इसरो भी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नासा
नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं नासा। तो नासा और इसरो ने मिलकर निसार सैटेलाइट बनाई है। ये अपर्चर है, सैटेलाइट अपर्चर। ये क्या होता है, इसके बारे में, ये करता क्या है, निसार के बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये निसार इंपॉर्टेंट है, CAPF 23 में सवाल भी पूछा है। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स आर रिकग्नाइज्ड एंड कैरिड बाय। अमीनो एसिड्स को रिकग्नाइज करना, कैरी करना, ये किसका काम है, mRNA, SNRNA, miRNA या tRNA। इस बार जरूर पढ़िएगा माइक्रो आरएनए के बारे में। माइक्रो आरएनए इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो जरूर पढ़िएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। mRNA का मतलब काम क्या है, मैसेज देना, मैसेज देना कि भाई ये चीज़ें बननी है, ऐसे बनाना है, ऐसे ये रेसिपी फॉलो करना है। तो मैं कैसे बताऊँ इसको, दो प्रोसेस होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये दो चीज़ें होती हैं। इसके बारे में मैंने पूरा जिक्र किया माइक्रो आरएनए समझाते समय, और माइक्रो आरएनए को मैंने बड़े इंपॉर्टेंट सिंपल एग्जांपल समझा दिया है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, एक बार कोशिश करके समझिएगा। एक होता है ट्रांसफर आरएनए, ये जो tRNA होता है यही अमीनो एसिड्स को रिकग्नाइज भी करता है और कैरी भी करता है, तो इसका आंसर tRNA होगा। mRNA मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये दोनों क्या है, इनके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने बहुत ढेर सारे सवाल किए CAPF के, आइए CDS के सवाल करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में, इसके बारे में कौन सा ट्रू है। ये ऑर्बिट करता है सन को अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट ऑर्बिट्स द अर्थ अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे। इट इज स्टेशनरी इन द स्पेस नियरली 10 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट रिवॉल्व्स अराउंड द मून नियरली 3.5 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये दोनों गलत हैं, बल्कि ये तीनों गलत हैं। इसका आंसर क्या है, इट ऑर्बिट्स द सन, सन को ऑर्बिट करता है अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं, L1, L2, L3, L4 क्या होता है। आदित्य L1 क्यों बोलते हैं, ये पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, इनकी दूरी कितनी होती है, इन पॉइंट्स में रखने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में समझा देंगे तो आई होप आपका रिकॉल भी हो जाएगा। क्यूबिट यूपीएससी में सवाल पूछ चुका है, और यहाँ पर CDS 2024 में सवाल पूछता है क्यूबिट refers to two valued quantity used in क्लासिकल कंप्यूटर, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर्स एंड लेजर्स। इसका आंसर क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर्स। तो क्वांटम में क्या यूज होते हैं, क्यूबिट यूज होता है। दो प्रिंसिपल होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है इंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल, एक होता है सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल क्या होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। इंटेंगलमेंट क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन भी क्या कहते हैं। इनके ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कवरी भी आई थी जो कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। आप पिछली बार शायद नोबेल प्राइज भी मिला था, तो एक बार इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। इंटेंगलमेंट एंड सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल क्या है। फोटो 51 refers to an image of। फोटो 51 क्या है, क्रिएटर ऑफ द ऑन द मून, डीएनए मॉलिक्यूल, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। इसका आंसर क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल। फोटो 51 इस इमेज जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल की है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन। कमर्शियल स्पेस स्टेशन पहला कौन सा है, इसका आंसर है एक्सियोम स्टेशन। इसका आंसर है एक्सियोम स्टेशन। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल गया। तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है फैक्चुअल है, कई चीज़ें तो फैक्चुअल मुझे भी नहीं पता होती हैं, मैं भी चेक करके आपको बताता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब क्या है। ऐसे सवाल यूपीएससी में आएंगे तो आपको छोड़ देना चाहिए अगर आपको नहीं पता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ने पूछ चुका है तो हम कर रहे हैं। अगर करने के बाद ये आपको दोबारा पूछेगा तो आप कर लेंगे, इसलिए करते हैं। तो कुछ चीज़ें क्या होती है, यूपीएससी का एग्जामिनर खुद ही बता देता है कि हम इन चीज़ों पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ लो, तो हम वो चीज़ें पढ़ना प्रेफर कर लेते हैं। वैसे एग्जामिनेशन में अगर कुछ ऐसा वैसा सवाल आ गया ऐसा ही, तो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो कर पाएंगे। तो कहाँ कट ऑफ जा रही है 200 में 200, आप भी समझिए ना, इसलिए चिल रही है थोड़ा। इतना टेंशन मत लीजिए कि सवाल नहीं आया, अरे बाप रे बाप मैंने तो पढ़ाई नहीं। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता ऐसे सवाल। अर्थ सिस्टम, सन एंड द अर्थ एंड द लैग्रेंज पॉइंट L4 फॉर्म क्या। अब ये बताइए L4 और सन और अर्थ ये तीनों क्या फॉर्म करते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्ट्रेट लाइन, स्केलेंट ट्रायंगल, कौन सा फॉर्म करते हैं, क्या पता कौन सा फॉर्म करते हैं। अब ये सवाल आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब ये पता चल गया आज CDS 2024 से, तो कोई बात नहीं। अब यूपीएससी पूछेगा तो हम तैयार हैं, यूपीएससी घुमा के सेंटेंस वाइज पूछ ले तो भी हम तैयार हैं। The phenomena of rainbow formation by the water droplets involves single refraction of sunlight, one internal reflection of sunlight, two internal reflection of sunlight, both refraction and internal refraction of the sunlight। तो क्या होता है, दोनों होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है। व्हाट इज TIR, ये तो फिजिक्स में पढ़ते थे 9th 10th के, तो आपको पता ही होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। ये मिरर की तरह काम होने लगता है कि पूरा तरह रिफ्लेक्ट करने लगता है। रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में रिफ्लेक्शन होने लगे, और कैसे होता है
कैसे दो डेंसिटी वाले होते हैं, जब एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी में लाइट ट्रेवल करती है तो कैसे वो अवे फ्रॉम जाती है, क्लोज टू द नॉर्मल जाती है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है? अभी आपने देखा था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किसको मीडियम की जरूरत नहीं है, रेडिएशन। वो सवाल नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी करने के बाद पता चल गया ये मेन मुद्दा है। आई होप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आप भी समझो। हीटिंग ऑफ अ फूड इन द माइक्रोवेव ओवन माफ कीजिएगा, माइक्रोवेव ओवन, बॉइलिंग वाटर इन द पॉट ऑन अ गैस स्टोव, फीलिंग द वार्मथ इन सन, हीटिंग अ ब्रास रॉड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट द अदर। इसको क्या बोलते हैं? ये कंडक्शन है, ये कन्वेक्शन है, आप भी बताइएगा। तो बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। बाकी आप मुझे बताइएगा जो चीजें लिखी हैं वो किसका एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। द ओनली स्ट्रक्चर इन अ लीफ दैट होस्ट क्लोरोफिल इज व्हाट? न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड द क्रोमोसोम। इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ये सब बड़ी बेसिक है, ये तो आप जानते भी होंगे, लेकिन बेसिक बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स से यूपीएससी सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैं वो चीजें करवा रहा हूँ। आपसे पूछ लेता, भौचक्के ना हो, कम से कम हम ये करके गए। प्लांट सेल में आरएनए इज प्रेजेंट इन, आरएनए कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड द राइबोसोम्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ये यहां पर प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन, हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड यूरेनियम बॉम्ब किस पे बेस्ड है? फिजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। क्या यूपीएससी भी फोकस करता है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर? सवाल पूछा था यूपीएससी ने प्री 2024 एग्जामिनेशन में, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, इन सब पर यूपीएससी का फोकस रहता है। एंड हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसको हम गॉड पार्टिकल्स बोल रहे हैं, उसको पिछले साल 10 साल भी कंप्लीट हुए हैं, उस पर्सपेक्टिव से भी न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये CDS 1 2023 में सवाल पूछा था। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड लिपिड्स, विटामिन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोटीन। तो हम डीएनए किससे बनता है? क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों से बनता है। बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन व्हिच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन्स। सच अ रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोइड्स। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी। CDS 2 2023 में सवाल ये पूछा गया। जियोसाइंटिस्ट 24 में सवाल पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल और अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा तो डिफ्यूज बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। वो ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं? ऑस्मोसिस में क्या होता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में आप अपने बारे में, इनके बारे में पढ़िएगा और कमेंट में हो सके तो लिखिएगा, ताकि कोई स्टूडेंट और देख रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में देखकर इन चीज़ों को रेफर कर लेगा। What is the number of the chromosomes found in the human somatic cell? Human somatic cell का मतलब होता है बॉडी सेल। बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? हम सबको पता है 23 पेयर्स हैं, यानी 23 पेयर्स है तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो जियोसाइंटिस्ट 23 में सवाल पूछा था, सिंपल है पर मैं लगा के ले आया ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। यस, जियोसाइंटिस्ट 23 में सवाल पूछा था कि बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विद द फॉरेन जीन फ्रॉम, तो सीधे बीटी का फुल फॉर्म पूछा है, इसका क्या है? बैसिलिसस thuringiensis। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर है बी। यस, सो दीज आर ऑल क्वेश्चन ऑफ दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। मैंने CDS भी कराया, CAP भी कराया, जियो साइंटिस्ट भी कराया और यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन के भी सवाल आपको करवा दिए। लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे एक माफ़ी आपसे चाहिए, सिंसियर अपॉलजी है, हमने जो पीछे वाला सेशन कंडक्ट किया था एनवायरनमेंट का, उसमें कुछ सवालों के जवाब मैंने गलत दे दिए थे। तो CDS 1 2024 के ये 3 सवालों के जवाब गलत हो गए थे। आई थिंक बाय मिस्टेक हमने शायद दूसरी आंसर की, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की दूसरी रेफर कर ली, जिसकी वजह से आंसर गलत हो गए। और ये आंसर कौन से गलत हुए ये भी देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस हैज द मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर, व्हिच ग्रीन हाउस गैस? CFC, CH4, N2O एंड वाटर वेपर। तो हमने गलती से इसका आंसर CFC बता दिया। मुझे लगा आंसर की में लिखा है तो फिर ठीक होगा, तो उसके हिसाब से यूपीएससी के सामने कौन बोलता। लेकिन अगेन माफ़ी, मुझसे गलती हो गई, मुझे और क्रॉस चेक करना चाहिए था। अगेन आई एम सॉरी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजी। इसका आंसर होगा N2O। ये सवाल हमने गलत कर दिया बैरियल आइलैंड के बारे में। सो दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड दैट फॉर्म ऑफशोर एंड फार फ्रॉम द कोस्ट। यही ऑप्शन गलत है, ये गलत हो जाएगा।
इसका आंसर 2 और 3 होगा। हमने जल्दीबाजी में शायद इसका आंसर 1 2 3 बोल दिया था, तो आई एम अगेन अपॉलजी फॉर द सेम। CDS 1 2024 का इसका आंसर 2 और 3 है। एंड साथ में ग्लोबल डिमिंग के बारे में मैंने आपको गलत आंसर बता दिया था, सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है ग्लोबल डिमिंग मतलब डिम। मुझे लगा कि वाकई में ग्लोबल डिमिंग, और मैंने जब CDS 1 2024 का शायद गलत आंसर देख लिया, मुझे लगा सी है, तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, ग्लोबल डिमिंग में रेज हो रहा टेम्परेचर, शायद ये एबनॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मल है तो बच्चों को याद रखना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से मैं सवाल लेके आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ग्लोबल डिमिंग का मतलब है, मैंने आंसर गलत दिख लिया है। डिमिंग का मतलब जो हम सोच रहे हैं वही डिम का मतलब डिम है, यानी कम होना, फॉल होना, तो फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, इसका आंसर जो होगा इसका आंसर डी है। साथ में एक सवाल और गलत हो गया था हमारा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में, इसके आंसर की नहीं आई है, लेकिन देन अगेन यहाँ पर लिखा था टू allow the movement of carbon intensive economic activity from a jurisdiction having the less stringent climatic policy to the jurisdiction having the stringent climate policy। ये अलाउ नहीं करते हैं, बल्कि ये तो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सके या रेगुलेट कर सके। तो ये चीज़ गलत होगी, ये दूसरा सही था, इसका आंसर 2 ओनली होगा। हमने गलती से इसका आंसर बोथ 1 और 2 बता दिया, तो 3-4 सवाल हमसे गलत हो गए। अगेन सिंसियर अपॉलजी। मैंने यही कोशिश की कि ये चीज़ें मैं आपको बताकर इस सेशन में ये इंश्योर कर दूं कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उसके लिए अपॉलजी। एंड अगेन ये चीज़ आप रेक्टिफाई कर लो, ताकि आपके एग्जामिनेशन में इन चीज़ों का, इन मेरी गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना ना पड़े। तो अगेन एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरी टीम और मुझसे गलती हो गई, अगेन हाथ जोड़ के सिंसियर अपॉलजी, प्लीज़ हमें इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी आज कोई गलती नहीं होगी, आई होपफुली कोई गलती नहीं होगी। मैंने कई बार चेक भी किया है, खुद से भी चेक किया है, आई होप कि गलती नहीं है। अगर कभी कोई गलती हो जाए, एट द एंड हम सब एक इंसान हैं, माफ़ करना ज़रूर चाहिए, मुझे भी माफ़ करिएगा। आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आया। अगर आप चाहेंगे तो हिस्ट्री का भी ऐसा ही सेशन ले लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बाकी है, बाकी सब एंड गेम स्ट्रेटजी में मैंने कवर कर दिया है। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।